डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल मॉडर्न एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब से कुछ ही दिनों बाद एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम होने हैं और हम लोगों ने जो आप लोगों के लिए श्रृंखला तैयार किया था उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और ये आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में डिस्प्ले है। क्वेश्चन क्या है? एक इनलेट पाइप एक खाली टंकी को 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 24 घंटे में खाली करता है। यदि टंकी खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगा? देखिए, इस तरह का जो सवाल है नल और टंकी का, इसको हम लोग सबसे पहले किस तरह से बनाएंगे तो ध्यान दीजिए। जो इनलेट पाइप है वो 120 घंटे में भर सकता है और जो आउटलेट पाइप है वो 54 घंटे में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 120 और 54 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो आप ध्यान दीजिए, इसमें से जो कॉमन टर्म है आप उसको निकाल लीजिए। तो इसमें देखेंगे अब 6 कॉमन टर्म है, तो 6 दूना 12, 6 नवा 54, ठीक है। 20 नवा 180 यानी 18 छक 108 यानी 1080, ठीक है। ये टोटल जो है इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद जो हमें टोटल प्राप्त होता है 1080, हम ये कह सकते हैं कि 1080 जो लीटर है ये टोटल कैपेसिटी है उस टंकी का। 1080 टोटल कैपेसिटी है उस टंकी का। अब हम लोग जब इससे इसको भाग देंगे, 1080 को 120 से जब हम भाग देंगे तो आएगा कितना? 12 नवा 108 यानी 9 लीटर प्रति घंटा। 9 लीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिए, यानी कह सकते हैं जो इनलेट पाइप है जो पानी भरता है 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरता है। कितना लीटर पानी भरता है? 9 लीटर पानी भरता है। और जो आउटलेट पाइप है वो कितना लीटर भरेगा? तो आप ध्यान दीजिए, जब इससे हम भाग देंगे 54 दूना 108 यानी 20 लीटर। यानी जो आउटलेट पाइप है यह खाली करने वाला पाइप है, तो 1 घंटे में 20 लीटर पानी खाली कर देता है, जबकि भरा कितना जा रहा है? 1 घंटे में 9 लीटर पानी भर सकता है। तो सवाल यह है कि जो इनलेट पाइप की संख्या है वो टोटल 8 लगा दिया गया है, यानी 8 9 72 लीटर। 1 घंटे में कितना पानी भरा जा रहा है? तो 72 लीटर पानी भरा जा रहा है। और जो आउटलेट पाइप है वो कितना लगाया गया है? तो 3 लगाया गया है। जब 3 लगाया गया है तो 20 या 60 यानी 1 घंटे में 60 लीटर पानी बाहर निकल रहा है। 1 घंटे में 72 लीटर पानी भरा जा रहा है और 60 लीटर पानी बाहर निकल रहा है। तो बच कितना रहा है टंकी में? 12 लीटर पानी 1 घंटे में बच रहा है, ठीक है। यानी 1 घंटे में 12 लीटर ही भरा जा रहा है। तो टोटल जो टंकी का कैपेसिटी है वो 1080 लीटर का है और 1 घंटे में 12 लीटर पानी भर रहा है। तो टोटल भरने में कितना समय लगेगा यही पूछा गया है। तो 12 नवा 108 यानी कह सकते हैं 90 घंटा का समय लगेगा। 90 घंटा का टोटल वक्त लगेगा टंकी को पूरा भरने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बिल्कुल आसानी से समझ गए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग ये सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है? ए ने 75,000 निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और 5 महीने बाद 80,000 निवेश के साथ बी भी इस व्यवसाय में शामिल हो गया। यानी कह सकते हैं ये सवाल जो है पार्टनरशिप वाला सवाल है, यानी साझेदारी वाला सवाल पूछा गया है। तो साझेदारी वाला सवाल को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो आप देखिए, सबसे पहले ए एक पार्टनर है जो व्यवसाय में क्या करता है? 75,000 कैपिटल यानी पूंजी लगाता है और वो टोटल 12 महीना का 12 महीना के लिए रहता है। कितना महीना के लिए रहता है? 12 महीना के लिए इस व्यवसाय में शामिल रहता है। उसके बाद 5 महीने बाद कौन आता है? बी आता है। कितना पूंजी लेके आता है? तो 80,000 रुपए लेके आता है और वो 7 महीने के लिए रहता है, क्योंकि 5 महीने के बाद आया है वो। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दीजिए। 5 का टेबल से ये 15 बार में चला जाएगा और ये 16 बार में चला जाएगा। 4 चौका 16, 4 तिया 12, तो 15 तिया 45, 7 चौका 28। यानी यही ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। यानी ए को 45 हिस्सा मिलेगा और बी को 28 हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में। तो और हमें टोटल कितना प्रॉफिट दे रखा है? तो 4,08,000
800 प्रॉफिट दे रखा है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें से ए को 45वां भाग मिलेगा और बी को 28वां भाग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान ये देना है, अगर इससे आपको बचना है, जल्दी निकालना है, तो ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन क्या होगा, ये 9 का मल्टीपल होगा, ए वाला और बी वाला 7 का मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन क्या कर, 5 2 7 2 9, यानी ये 9 का मल्टीपल है। अब इसको भी चेक करते हैं, ये 7 का मल्टीपल है कि नहीं। 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 चौका 28, यानी ये 7 का मल्टीपल है। ये भी, ये 7 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है, यानी ऑप्शन ए हो सकता है। आगे भी चेक कर ले, तो 5 और 2 7, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। हमें 9 का मल्टीपल पहला वाला में ढूंढना है, क्योंकि फर्स्ट वाला ए है और सेकंड वाला बी है। अब देखते हैं, 8 और 4 12, 12 2 14, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। 9 5 14, 14 4 18, 18 2 20, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जब भी आपको बड़ा गुना आता है, सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि ऑप्शन किस तरह से है। अगर 45 है, ये 9 के टेबल से विभाज्य है, तो इसका ऑप्शन भी 9 से कटना चाहिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, एक दुकानदार ने 24,000 में एक एसी खरीदा, वह इसका मूल्य 30,000 रुपए अंकित करता है। देखिए, उसने खरीदा था एसी को 24,000 में और अंकित कितना करता है, 30,000 रुपए। तो ध्यान दीजिए, जो सीपी है उसका, यानी 24,000 में वस्तु को खरीदा और जो अंकित करता है एमआरपी उस पे 30,000 रुपए। कितना अंकित करता है, 30,000 रुपए। 24,000 में खरीदा और अंकित किया 30,000 में, यानी कह सकते हैं 6 चौका 24, 6 पचे 30, यानी एक वस्तु 4 रुपए में खरीदता है और 5 रुपए अंकित करता है। तो कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा अंकित करता है, तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो 1 आएगा और बट्टा में 4, गुना में 100। ध्यान दीजिए, 4 का टेबल से काटेंगे तो 25%, यानी 25% ज्यादा अंकित करता है। वस्तु का जो मूल्य है कितना अंकित करता है, तो 25% ज्यादा करता है। अगर मान लेते हैं कि सीपी 100 रुपए है, तो उसने एमआरपी कितना अंकित किया होगा, इससे 25% ज्यादा, 125 रुपए। यहां तक बात समझ में आ गई कि 100 रुपए की वस्तु को 125 रुपए अंकित किया। ठीक है, अब सवाल आगे देखते हैं। वह इसे ग्राहक को बट्टागत मूल्य पर बेचता है और फिर भी 9% का लाभ कमाता है। लाभ किस पे कमाया जाता है, सीपी पे। तो सीपी पे अगर 9% का लाभ कमाएगा, तो जाहिर सी बात है उसने वस्तु को 109 रुपए में बेचा होगा। 109 रुपए में बेचा होगा, तभी वो 9% का लाभ कमा पा रहा है। अब क्या बोलता है, दुकानदार द्वारा दिए गए ग्राहक को दिए जाने वाले बट्टे की दर क्या है। तो कभी भी हम जो डिस्काउंट देते हैं ना, वो हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए कितना है। तो 125 में से 9 घटा देंगे तो आप हमें मिलने वाला है 16। कितना मिलेगा, 16। तो 16 रुपए का उसने छूट दिया। कितना का छूट दिया है, 16 रुपए का। तो इसी को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हो जाएगा 16 बटा में 125 इंटू 100। ठीक है, 25 चौका 100, 25 पचे 125, तो 16 चौका कितना हो गया, 64। कितना हो गया, 64। 5 से भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, 1 चला गया 14, 5 दूना 10, 25 8 40, यानी लगभग जो है बट्टा का जो दर है वो 12.8%। कितना दिया गया है बट्टा, 12.8%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। इस तरह का सवाल अगर आपको मिलता है तो इसी पैटर्न से आप बनाएंगे, आपको आसानी होगा। अब हम लोग इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कहता है, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 19 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिक सटीकता से y के संभावित मान देता है। देखिए, जब भी ट्राइंगल में क्या होता है कि 2 भुजा का योग करते हैं तो वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है, अगर दोनों भुजा को घटाते हैं तो वो तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं जिसका नाम है ABC। पहला भुजा दिया गया है 19 सेंटीमीटर, दूसरा है 25 सेंटीमीटर और तीसरा है 22 सेंटीमीटर। इस कंसेप्ट को आप समझिए। सबसे पहले
क्या होता है कि दो भुजा का योग ए बी और बी सी को जोड़ देंगे तो 19 और 25 जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है 44 सेंटीमीटर। कितना मिलता है? 44 सेंटीमीटर। तो 44 सेंटीमीटर जो क्या होता है, दोनों भुजा को जोड़ेंगे तो हमेशा तीसरी भुजा के योग से बड़ा होगा, यानी वाई से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, अगर दो भुजा का अंतर करते हैं, 25 में से 19 घटाएंगे 6, ये 6 जो होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होगा। घटाएंगे तो छोटा होगा, जोड़ेंगे तो बड़ा होगा। तो यहां क्या है, 44 बड़ा है वाई से। और एक कंसेप्ट क्या कहता है, वाई बड़ा हो जाएगा 6 से, जब घटाने के बाद दो भुजा को घटाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। ये कंसेप्ट को ढूंढेंगे तो कहां मिलता है? 6, यानी y बड़ा हो जा रहा है, यानी ये कंसेप्ट, यानी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। यानी ये दो भुजा का योग दिया गया है जो तीसरी भुजा से बड़ा है, और ये दो भुजा का अंतर जो है तीसरी भुजा से छोटा होता है। दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल क्या कहता है, भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 10% अधिक थी। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। प्रांजल को जितना भाज्य लेने के लिए बोला गया उससे वो क्या करती है, 10% अधिक संख्या ले लेती है। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी उसे 10 लेना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, 10% ज्यादा ले ली। तो 10 में से 1 जुड़ जाएगा 11, यानी इधर वाला जो है सही है और ये उसने गलत नंबर चुन लिया। ठीक है, गलत भाज्य चुन लिया। अब क्या होता है, उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी। भाजक में भी उससे गलती हो जाती है। उसने क्या किया, 25% अबर भाजक अधिक ले ली। तो 25% का मतलब होता है 1/4। एक्चुअली भाजक उसे 4 लेना चाहिए था, लेकिन उसने 1 ज्यादा ले लिया। 4 में 1 जोड़ देंगे 5, यानी इधर आप देखेंगे तो राइट है और इस साइड देखेंगे तो रॉन्ग है। ये सही था और ये गलत है। अब क्वेश्चन आगे बोलता है, यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था। देखिए भागफल कैसे मिलता है, भाज्य को हम भाजक से भाग देंगे, तो ये हमारा भाज्य है और भाजक से हम इसको भाग देंगे, तो 25 कैसे मिलेगा। 25 मिलने के लिए हमें यहाँ एक 0 चाहिए और शेषफल वहां बोल रहा है 0 है। अगर हम एक 0 इधर लगाएंगे तो एक 0 यहां भी लगाएंगे, तभी इसको भाग देंगे, तभी तो हमें 25 मिलेगा। तो एक 0 लगा दिए। तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया। ठीक है, मैंने एक 0 लगा दिया है क्योंकि हमें भागफल 25 चाहिए था। 4 से जब इसको भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा, और 5 से इसको भाग देंगे तो 22 बार में जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया, 22। कितना भागफल प्राप्त किया है प्रांजल ने, 22। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, इस तरह का सवाल अगर मिलता है तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को P पर काटते हैं। यदि AB बराबर BC है और एंगल DBC बराबर 70 डिग्री तथा कोण BAC बराबर 30 डिग्री है, तो कोण PCD का माप क्या है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोगों को फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने फिगर ड्रॉ किया, एक त्रिभुज बनाए, इसी में से हमें एक चतुर्भुज ड्रॉ करना है जो चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। ये मैंने चतुर्भुज बना दिया, इसका नामकरण कर देते हैं ABCD। इसके विकर्ण क्या होते हैं, P पर काटते हैं एक दूसरे को। कहां पे काटते हैं, P पर। ये बिंदु P है, यहां पे काटते हैं। अब सवाल देखिए क्या बोलता है, AB बराबर BC। AB और BC क्या है, आपस में बराबर है। AB और BC क्या है, आपस में बराबर है। बोला गया है DBC 70 डिग्री है। DBC ये वाला एंगल कितना दिया गया है, 70 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तथा एंगल BAC 30 डिग्री। BAC ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री दिया गया है। अब आप ध्यान दीजिए, जब दो भुजा बराबर होती है तो उसका दो कोण भी बराबर होता है। उसके अपोजिट कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस भुजा का ये कोण और इस भुजा का ये कोण बराबर होगा। अगर ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएंगे, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इस त्रिभुज को ध्यान दीजिए ABC। इस त्रिभुज की 3 भुजा में से हमें 2 भुजा तो पता है 30 और 30 कितना है, 60। तो तीसरी भुजा कितना हो जाएगा, यानी तीनों भुजाओं का योग जो है 180 डिग्री होता है।
तो ये 120 डिग्री होगा। ये अगर 70 डिग्री दिया हुआ है तो ये कितना होना चाहिए, 50 डिग्री। ये कितना होना चाहिए था, 50 डिग्री। तब हो जाएगा ये 120 और इधर 30 और 30 60, 180 डिग्री। अब हम लोग आगे समझते हैं। सवाल पूछा गया है कि कोण पीसीडी का मान बताइए। पीसीडी यानी इस कोण का माप आपको बताना है। देखिए, इस कोण का माप बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक जीवा को आप ध्यान दीजिए। ये जीवा एडी है। इस जीवा एडी पर आपको दो कोण दिख रहे होंगे। एक कोण दिख रहा होगा ये, यानी ए बी डी, और एक दिख रहा होगा ये ए सी डी। देखिए, समान जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड पे जो कोण होता है वो बराबर होता है। यह हम लोग जानते हैं कि समान जीवा द्वारा वृत्तखंड पर बनाए गए कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना होगा, 50 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।